दीपा को कुछ लड़कियां लाकर स्टेज पर बिठा रही थीं जब स्टेज के नज़दीक खड़ी किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, जो दूसरी औरत से कह रही थी, अरे बहन, मैंने तो सुना है कि निकाह के वक्त दुल्हन की बहन काफ़ी हंगामा कर चुकी है। और तो और दूल्हे पर भी इल्ज़ाम लगा रही थी। हाँ, सुना तो मैंने भी था। देखो, उसकी बहन भी दिखाई नहीं दे रही कहीं। उसकी बातें सच तो नहीं थी कहीं। क्या बकवास कर रही हैं आप? दीपा जो बैठने लगी थी, उनकी बातें सुनकर आपे से बाहर होती एकदम चीख कर बोली थी, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ दावत पर आई हैं तो खाना खाएं और चलती बने यहाँ से। उसकी ज़ुबान के जोर देखकर वहाँ मौजूद सारी खवातीन शुश्तर रह गईं। तौबा तौबा, कितनी लंबी ज़ुबान है इस लड़की की। देखो कैसे ज़ुबान लड़ा रही है। मुझे तो लगता है जो इसकी बहन कह रही थी सभी सच था और इल्ज़ाम उस बेचारी पर लगा दिया गया। न जाने कहाँ होगी वो मासूम बच्ची। वो औरत भी बिना लिहाज किए सुनाने लगी, जबकि शुमाइला ताई को भी अब गुस्सा आने लगा, जिसने इतने सारे मेहमानों में उनकी नाक कटवा दी थी। अरीब शाहनवाज तो खामोशी से अपनी बीवी को जाहिल औरतों की तरह लड़ते हुए, जुबान चलाते हुए देख रहा था। उसे अभी अच्छी खासी सबकी महसूस हुई थी। दीपा, चुप हो जाओ, खामोश बैठी रहो। खबरदार, जो तुमने एक भी आवाज़ निकाली मुंह से अब तो। माँ मुर्तज़ा शर्मिंदा होते तेज़ आवाज़ में उसे डपटते हुए बोली, जिस पर वो नाक मुँह चढ़ाती चुप करके बैठ गई। सभी औरतें उस नकचढ़ी दुल्हन की तरफ देख रही थी जिसे शादी पर चैन नहीं था। ये तनावुश मनहूस जाकर भी मेरी ज़िंदगी से नहीं निकली। उसकी वजह से मेरा इतना इम्पोर्टेंट दिन स्पॉइल हो गया। वो अपने साथ बैठे अरीब से धीमी आवाज़ में बोली, जिसे आज ना जाने क्यों दीपा की हर बात पर गुस्सा आ रहा था, जिसे वो बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। आखिरकार बोल ही पड़ा, दीपा यार, कम से कम आज के दिन तो अपनी ज़ुबान को काबू में रख लो। व्हाट? मैं अपनी ज़ुबान को काबू में रखूं? और ये जो जाहिल औरतें हैं ना, नॉनसेंस, क्या बके जा रही हैं वो। तुम उनका मुंह बंद कराने की बजाय मुझे चुप करवा रहे हो। वो एक बार फिर तड़क कर बोली। अरीब शाहनवाज ने सर्द नज़रों से उसकी जानिब देखा और फिर अपनी निगाहों का जाविया ही बदल गया। उसकी आंखों के सामने तनावुश के साथ गुजारे लम्हे आए थे। तनावुश जब भी बोलती थी उसका लहजा इंतहाई नर्म होता था। खुदा का वास्ता है दीवा, चुप कर जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा। दीवा ने उसकी तरफ खूनख्वार नज़रों से और फिर कभी हिसाब लेने का सोचकर खून के घोंट भरती खामोशी इख्तियार कर ली, जबकि अरीब शाहनवाज अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते दीवा के साथ गुजरे ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था, जो निहायत ही मुश्किल गुजरने वाली थी। ओए दानी सुन, अजलान ने करवट के बल सोए दानियाल को आवाज़ दी, जो घोड़े गधे बेच कर सो रहा था। उसके झिंझोर कर जगाने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा इलाज बढ़िया इलाज है मेरे पास तेरा। रुक बेटा, मैं अभी आया। अजलान ने हाथ बढ़ाकर साइड ड्रॉ से मोबाइल उठाया और कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद अपनी मतलूबा चीज़ पाने के बाद चहक उठा। हम्म तो मेरे से 7 मिनट 60 सेकंड बड़े भैया, अब देखते हैं आप कैसे नहीं उठते। वो अपने कारनामे से खुश होता शरारत से मुस्कुराते बोला। दानियाल, जो गहरी नींद में सोया था, अपने कानों के पास सुनाई देने वाले तेज़ आवाज़ से हड़बड़ा कर उठा। वो गायब दिमागी से इधर उधर देख रहा था जब हंसते हुए अजलान पर नज़र पड़ी, जो पेट पकड़कर हंसी से लोट पोट हो रहा था। दरअसल अजलान ने फुल वॉल्यूम में मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए गाना लगाकर दानियाल के कान के पास रख दिया था, जिसकी वजह से वो जाग गया। कसम से दानी, मेरे भाई, अगर मुझे पता होता कि तू इस ट्रक से इतनी आसानी से उठ जाएगा तो मैं जो सालों से तुझे खम्बकरन की तरह उठाने के लिए इतनी मेहनतें कर रहा था वो कभी ना की होती। जलील इंसान, तेरी वजह से मेरी नींद खराब हो गई। बेटा, अब तू मुझसे बच के दिखा। वो उसके पकड़ने पर उसके पीछे से भागा। डार्लिंग, वहाँ आपकी मुन्नी बदनाम होगी और यहाँ आपको नींद की पड़ी है। दानियाल उसके पीछे पीछे और अजलान कहका लगाकर हंसते हुए आगे आगे भाग रहा था। फिर थक हार कर दोनों बेड पर दराज हुए। कमीने चवल इंसान, अब बता क्यों जगाया मुझे? हाय, मैं कितना हसीन ख्वाब देख रहा था। वो नाजुक अंदाम हसीना हाथों में गुलाब के फूल की टहनी लिए आहिस्ता आहिस्ता चलती मेरे पास आई, और मैंने उसमें से गुलाब को तोड़कर उसके सारे कांटे तुम्हारे ख्वाबों के गुब्बारे में घोंप दिए, जिससे तुम्हारे सारे ख्वाब हवा बनकर उड़ गए। मेरे 7 मिनट बड़े भैया, तुम्हारे ख्वाब में सिर्फ हमारी कज़न अन्नू ही आ सकती है, जो या तो सारा दिन खाती है या फिर तुम्हारे आगे पीछे दानी दानी करते घूमती है। अस्तगफिरुल्लाह, जलील इंसान, तुम्हारे मुंह में खाक, ये कैसी बद्दुआएं दे रहे हो? तुम मेरे भाई हो या दुश्मन? दानियाल तो तड़प ही उठा था उसकी इतनी खौफनाक नक्शा खींचने पर। अच्छा, अब क्या अब
क्या मौत पड़ गई थी जो इतनी रात को जगा दिया मुझे? दानी मेरे भाई, मेरे सोने, दूर हट ज़लील आदमी, और ज़्यादा चिमटने की कोशिश मत कर मुझे, और दूर रहकर बात कर। दानी मुझे तेरे हाथ के बने सैंडविच खाने हैं, बना देना प्लीज़। तू मेरा राजा भाई है ना? कसम से मेरे पेट में रेसलिंग चालू है। व्हाट? तूने रात के 2 बजे सैंडविच बनाने के लिए उठाया है मुझे? कसम खा कर कहता हूँ, अगर तू मेरा भाई ना होता तो आज तेरा तेरा कत्ल हो जाता मेरे हाथों से। एक तो गहरी नींद से जगाना, ऊपर से सैंडविच की फरमाइश। दानियाल का तो दिमाग ही घूम गया। यार दानी, आज शाम से अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट में गया था, आते आते काफ़ी लेट हो गया। तुम तो जानते हो लेट आने पर बड़े भैया क्या सज़ा देते हैं। अब तुम सदमे से बाहर निकलो और मुझे सैंडविच बना दो। उसकी मिस्कीन सूरत देखकर उसे नाचार किचन की तरफ जाना ही पड़ा। वो डाइनिंग हॉल में नाश्ते के लिए बैठे थे जब नक्शक से तैयार जरगाम अफंदी सीढ़ियों से उतरता दिखाई दिया। व्हाट अ सरप्राइज! जरी भैया आप कब आए? हमें पता ही नहीं चला। हाँ, पता भी कैसे चलेगा, जिन जो हैं ये जनाब, सीरत दिल में बोली, मुंह पर बोलने की हिम्मत थी नहीं। माही खुशी से चहकती उसकी तरफ भागी। उसकी जरगाम अफंदी के साथ बहुत बनती थी और वो भी उससे बहुत प्यार करता था। मैं तो रात में ही आ गया था गुड़िया। वो उसके सवाल का जवाब देकर प्यार लेने के लिए दादो के आगे झुका। और सरदार साहब, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है आपकी सरदारी? हमारे हालचाल बढ़िया है ऑफिसर, आप अपने बताएं। वो जरगाम से बात कर रहा था जब उसकी नज़र किचन से निकलती तनावुश पर पड़ी, जो हाथों में डिश थामे आ रही थी, जिसने मौसम की मुनासबत से सब्ज रंग की कलियों वाली फ्रॉक ज़ेब की थी, जिस पर गुलाबी रंग के रेशमी धागों से बूटे बने थे और साथ ही गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। कल की निस्बत आज उसका चेहरा तरोताज़ा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी भी तासुर से खाली थीं। सैयद अरहाम बख्त बेखुदी के आलम में यकटुक उसे देखेगा। इतने साल उसने मुल्क से बाहर गुजारे थे, हज़ारों लड़कियों से मिला था, लेकिन जो कशिश और जाज़बियत उसे उस चेहरे में नजर आई वो किसी में ना थी। वो यूं ही इर्द गिर्द से बेगाना तनावुश को देखने में गुम था जब जरगाम की आवाज़ ने उसे बेखुदी से बाहर निकाला, जो दादो और तनावुश के बारे में पूछ रहा था। बेटा ये तनावुश है, और तनावुश बेटा ये जरगाम है, दिलनशी का बेटा। दादो ने उन दोनों का आपस में तारुफ करवाया तो दोनों ने एक दूसरे को हाय बोला। जरगाम बेटा, इस बार कितने दिनों के लिए आए हो? अभी तो रहोगे ना कुछ दिन? नहीं मामू जान, मैं बस 2 दिन के लिए आया हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरी ड्यूटी किस टाइप की है। बेटा आप अपना ट्रांसफ़र अपने इलाके में क्यों नहीं करवा लेते? इस तरह हम सब साथ तो रहेंगे। नजीब साहब ने भी बातों में हिस्सा लेते हुए कहा, मुझे यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मामू, क्योंकि इस इलाके का सरदार सैयद अरहाम बख्त है, जिसके होते इस इलाके में कोई भी जुर्म करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो अरहाम को देखते फ़ख्र से बोला। अच्छा ये सब छोड़ें और ये बताएं कि आप सबको नहीं लगता कि अब इस हवेली में भी शादी के शादियाने बजने चाहिए? वो कनखियों से सीरत की तरफ देखते हुए बोला, अरे चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन हमारे चाहने से क्या होगा? एक आप हैं जिससे शादी की बात करो तो फ़ौरन अपनी ड्यूटी का बहाना करके टाल जाते हो, अभी नहीं करनी। और एक हमारे ये सरदार साहब हैं जिन्हें अपने इलाके के लोगों के लिए अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए शादी जैसे झंझट में नहीं पड़ना चाहते। दादू ने वजूहात पेश की। दादो, अगर ये दोनों हजरात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ज़रा नज़र इधर उधर घुमाएं, शायद कोई और दिख जाए जो आपकी चाहत को पूरा कर दे। दानियाल बालों में हाथ फेरते हुए बोला। दानी तुम चुप करो, मुझे बात करने दो। जरगाम दानी को चुप करवाकर फिर दादो की जानिब मुतवज्जो हुआ। वो अरहाम और बाकी बच्चों की तरह उन्हें नानों की बजाय दादो ही कहता था। दादो ये तो पुरानी बात हो गई ना, आप फिर से कह कर देखें, हो सकता है बात बन जाए। पुत्र जी, आप सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप शादी के लिए तैयार हो गए और जल्द से जल्द सर पर सेहरा सजाने के ख्वाहिशमंद हैं? जरमीना बेगम, दानियाल की वालदा ने हंसते हुए कहा, जबकि इन सब के दरमियान में खामोश बैठी दिलनशी बेगम अपने बेटे के चेहरे को ऑब्जर्व कर रही थी। क्या वो सच कह रहा है? हमेशा संजीदा रहने वाला उनका बेटा आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश लग रहा था, जबकि उसके दिल का हाल अरहाम वक्त भी अच्छे से समझ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। दादो सदके, मेरा बच्चा, आज तो तूने मेरी दिल की मुराद पूरी कर दी। जरीना, हमीद, तुम दोनों तैयारी करो, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि दिलनशी को उसकी अमानत दे दी जाए। दादो खुशी से निहाल होती हमीद और जरीना बेगम से बोली, दादो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये अमानत वाला क्या चक्कर है भाई? अजलान माही की प्लेट से गर्म पराठा उठाते हुए बोला, जो अभी अभी तनावुश रख कर गई थी। उसे हवेली के काम करने से सब ने बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं मानी। उसने खुद को मसरूफ़ करने के लिए ये मसरूफियात ढूंढ ली थी। अजलान की बात सुनकर सभी मुस्कुराए। अच्छा इसे छोड़ें और ये बताएं, लड़की कौन है और कहाँ रहती है? तस्वीर वगैरह हो तो हमें भी दिखाएं, हमारी होने वाली भाभी की। आखिर हम भी तो देखें कि हमारी होने वाली भाभी कैसी हैं।
माही अजलान के हाथों से पराठा छीनते हुए बोली, ये क्या छीना झपटी कर रहे हैं आप लोग? सारी तमीज़ भूल गए हैं क्या? नजीब बाग गुस्से से बोले, सॉरी ताया अबू, वो क्या है ना, परी के हाथों के बने पराठों में कुछ ज़्यादा ही टेस्ट है, इसलिए मैंने अपने पराठे खाने के बाद माही के भी ले लिए। अजलान बिना शर्मिंदा हुए दांत दिखाता बोला, जिस पे वो उसको घूर कर रह गई। बेटा, लड़की की तस्वीर देखने की क्या ज़रूरत है जब पूरी की पूरी लड़की सामने मौजूद है? खदीजा बेगम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो चारों हैरत से सर घुमा घुमा कर देखते लगे। मामा, आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं ना? दैट्स नॉट फेयर, माही ठगते माथे के साथ बोली। बच्चों इधर आओ, मैं मिलवाती हूँ अपनी प्यारी सी बहू से, इनसे मिलो, ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी बहू सीरत जरगाम अफंदी। व्हाट? वो सब एक साथ चीखे, जबकि सीरत साहिबा सदमे से अपनी जगह पर जम गई, बस बेहोश होना बाकी रह गया था। ये नहीं हो सकता। सीरत लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर बोलती अपनी जगह से उठी और रोती वहाँ से भागी। अरे सीरत पुत्र, सुन तो, कहाँ जा रही है? जाने दे अम्मा, अचानक से ये बात चली है ना, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। हमीद बख्त कुदसिया बेगम से बोले, और दानियाल, अजलान, माही मुंह खोले अभी तक हैरत से सब बड़ों के मुंह देख रहे थे। ऐसा भी कुछ हो सकता है, उन्होंने कभी सोचा भी ना था। दरअसल जरगाम और सीरत का निकाह बचपन में ही हो गया था, वो भी जरगाम की जिद पर। जब सीरत पैदा हुई तो उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखकर जरगाम अफंदी उसी वक्त फिदा हो गया था। उसे ये सॉफ्ट गुलाबी सी गुड़िया बहुत पसंद आई थी। वो सारा दिन उसे गोद में उठाए रखता था कि घर के किसी और बच्चे को उसके करीब जाने ना देता। एक दिन मजाक में जरमीना बेगम ने कह दिया कि जब ये बड़ी होकर ससुराल चली जाएगी तब क्या करोगे? अभी तो शेयर नहीं कर रहे, तब कैसे करोगे? इतना सुनना था कि जरगाम ने रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया। उसकी एक ही रट थी कि वो अपनी फेरी किसी को नहीं देगा, हमेशा अपने पास रखेगा। सीरत को लेकर उसकी इस कदर दीवानगी को देखकर दिलनशी ने उसे अपने बेटे के लिए मांग लिया और 5 साल के होते ही उन दोनों का निकाह कर दिया। ये बात दानियाल, अजलान, माही और सीरत के अलावा सबको पता थी। तनावुश बेटा, बात सुनो जी। दिलनशी बेगम ने जाती हुई तनावुश को पुकारा तो वो उनके पास आते हुए बोली, बेटा ये लो, तुम्हारा मोबाइल जो रोड पर गिरने की वजह से टूट गया था, जो मैंने रशीद से कहकर उठवा लिया था, ये बनने दिया था और आज ही आया है, ये लो, और किसी से बात करना हो तो कर लो। उन्होंने मोबाइल उसके हाथ में थमाते हुए कहा, जिस पर उसने नम आवाज़ में शुक्रिया बोलते मोबाइल ले लिया। वो अजनबी होकर उसे कहीं से भी अजनबी नहीं लग रही थी, बहुत अपनी लग रही थी। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। फरी, ये किसकी पिक है? उसने मोबाइल लेकर ऑन किया तो सोफे के पीछे खड़ी माही ने सवाल किया, जिस पर साथ बैठी दिलनशी बेगम ने निगाहें स्क्रीन की तरफ की तो उनकी आंखें हैरत से फैली। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी मम्मा है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। तनावुश भर्राई आवाज़ में बोली, बेटा ये आपकी मम्मा है? जी दिल, ये मेरी मम्मा है। नहीं। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे में चली गई। जरगाम अफंदी भी काफ़ी हैरत से अपनी माँ को बुड़बुड़ाते और हड़बड़ाते हुए तासुरात देख रहे थे। गुड़िया, 1 मिनट, मोबाइल इधर दें। जी भाई। तनावुश ने नासमझी से मोबाइल जरगाम की तरफ बढ़ा दिया। उसे उलझन हुई कि दिल आंटी ने उसकी माँ के फ़ोटो को देखकर ऐसा रिएक्ट क्यों किया, और अब उनका बेटा। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही जरगाम की आंखों में पहले हैरत, फिर बेयकीनी, फिर गुस्सा उभरा। उसने मोबाइल उसके हाथ में दिया और जल्दी से अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा। उसे कमरे में आए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अरीब का अभी तक कहीं अता पता न था। एक ही जाविये पर बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उसके गुस्से का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से से नोच नोच कर अपनी ज्वेलरी उतारना शुरू की, खींच खांच कर सारी ज्वेलरी उतार दी और चेंज करने की खातिर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जब क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और थका मांदा सा अरीब अंदर दाखिल हुआ। ओह, तो फुर्सत मिल गई जनाब को अपने पहले दिन की दुल्हन से मिलने की। सॉरी दीपा, काम में फंस गया था यार, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। यहाँ मैं 2 घंटे से बैठी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम आकर मुझे सॉरी बोलकर देरी से काम में फंस गया था बोल रहे हो। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? सॉरी जान, मैं लेट हो गया। तुम्हें तो पता है मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई भाई या कज़न वगैरह भी नहीं जो चाचू और बाबा का काम में हाथ बटा सके, इसलिए मुझे उनकी मदद के लिए रुकना पड़ा। अच्छा ये लो, मुंह दिखाई। हमेशा से देखे हुए चेहरे की क्या मुंह दिखाई, लेकिन खैर रख लो, और आज की गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी माई ब्यूटीफुल वाइफ। सॉरी माई फुट। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सॉरी और ना ही तुम्हारा ये बकवास गिफ्ट। वो तड़क कर बोलती गिफ्ट उसके हाथों में पकड़ाती खटाक से वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि अरीब का चेहरा मारे एहानत के सुर्ख हुआ था। जितना वो प्यार से बात कर रहा था उतना ही वो बदतमीज़ी कर रही थी। ये तो वो दीवा लग ही नहीं रही थी जो शादी से पहले होती थी। उसने इस तरह से उससे
से कभी बात नहीं की थी, या फिर वो थी ही ऐसी, बस आज उस पर ज़ाहिर हुई थी।